सर डायरेक्टिंग चैप्टर क्वाइट बड़ा है, इसकी केस स्टडीज अच्छी है। मैं आपको ये बोलूंगा सर, इसमें ना मेन बुक में डायरेक्टिंग चैप्टर के बाद ना पीछे के पूरे चैप्टर्स को मिला के केस स्टडीज है। तो जब आप डायरेक्टिंग तक पढ़ लो ना सर, तो डायरेक्टिंग के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी जो पीछे के चैप्टर्स को मिला के है, आप जरूर उसको फोकस से देखना। क्योंकि रीजन ये है, उससे आपके ना क्यूमुलेटिव 3-4 चैप्टर को मिला के केस स्टडीज की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं देखोगे तो होगा ये एग्जाम में ऑल ऑफ द सडन सर चमत्कार हो जाएगा। ज्यादा बेटर है एक बार देख के जाना, क्योंकि सर 2-3 चैप्टर के बेसिस में भी केस स्टडीज आती है सर, जहां पर वो मिक्स पे आती है केस स्टडी। ठीक है, तो प्लीज देख के जाना, ज्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है सर? जहां पर हमने सर प्लानिंग कर ली, रिसोर्सेज का जुगाड़ कर लिया, स्टाफ को अपॉइंट कर लिया, अब स्टाफ को ये बताना है सर कि काम कैसे करना है। क्योंकि सर जितना हमने प्लान किया है, अगर स्टाफ उस बेसिस में हमारे लिए कोई काम करके नहीं देगा, तो हमारी प्लानिंग का, रिसोर्स जुगाड़ करने का या स्टाफ को अपॉइंट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो डायरेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है सर, जहां पर हम डायरेक्शन देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉयज को कि ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे काम करें ताकि हमारे गोल्स अचीव हो पाए। समझ आई बात? चलो सर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। सर सबसे पहला दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन। मैंने आपको हमेशा से बोला है सर, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग को कभी कंटिन्यूअस मत बोलना, क्योंकि स्टाफिंग इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हो सकता है स्टाफ कंटिन्यूअस प्रोसेस हो भी और ना भी हो। आप बड़े कंपनी लेवल पे बात करोगे तो भी स्टाफिंग कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि कोई भी कंपनी नए रिक्रूटमेंट जो करती है वो हमेशा मार्च और अप्रैल में करती है सर। साल भर किसी के यहाँ स्टाफिंग नहीं होती सर, साल भर कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं होते सर। इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस बाकी सब में अप्लाई होगा, बट स्टाफिंग में कंटिन्यूअस मत बोल देना, पंगा हो जाएगा सर। ठीक है, डायरेक्शन तो आपको अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा सर, डायरेक्शन तो कंटिन्यूअस है सर। अगला देखो सर, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। सर आप जब अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शंस प्रोवाइड करोगे उसके बाद ही तो वो कोई काम करना स्टार्ट करेंगे सर। जब तक कोई काम बताओगे नहीं, वो खुद से कोई काम करेगा नहीं सर। ठीक है, अगला है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। हम डायरेक्शन किसी को क्यों प्रोवाइड करते हैं सर? हमारा पर्पस ये होता है सर, हमें उससे कोई ना कोई परफॉर्मेंस कराना है, कोई ना कोई काम करवाना है सर। डायरेक्शन देने का पर्पस यही है। अगर किसी को डायरेक्शन ना दिया जाए तो ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर सकता, कर सकता है, बट सर उतनी क्वालिटी, उतनी इफिशियंसी नहीं होगी सर, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होंगे सर। अगला देखो सर, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा याद रखना सर, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन देगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कैसे डायरेक्शन दे सकता है सर। अगला ह्यूमन एलिमेंट। सर डायरेक्शन ह्यूमन एलिमेंट इसलिए होता है क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, उसके लिए सर आपको उनके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मोटिवेशन, ये सब चीजों को समझना पड़ता है, उस बेसिस में आप उन्हें डायरेक्शन देते हो सर। अगला देखो सर, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, चाहे टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो, लोअर लेवल पे हो, हर एक लेवल पे डायरेक्शन प्रोवाइड करना ही पड़ता है सर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? टू इनिशिएट एक्शन। सर सिंपल सी बात है सर, आप किसी को डायरेक्ट करोगे, वही ऊपर सेम पॉइंट है सर जो हम ऊपर पढ़ के आए सर। अगला क्या है सर? टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। इंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है सर? कनेक्ट करना सर, जितने भी एम्प्लॉयज के एफर्ट से सबको जोड़ना सर। हम डायरेक्शन इसलिए प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है सब अपने अपने बेसिस में काम करेंगे, और अगर सब अपने हिसाब से काम करेंगे तो होगा ये कि सर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव ही नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि हर एक एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर दे, सबको एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। याद आया फेल के प्रिंसिपल? हम चाहते हैं सर सब एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में काम करें। अगला देखो सर, अगला क्या है? टू फैसिलिटेट चेंज। सर होता ही है कि आप जब तक देखो सर, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक बात समझो सर, जब तक आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोग को कोई बताएगा नहीं कि आप लोग के पढ़ने का तरीका सही है कि गलत है, सर आपको कैसे पता चलेगा? पहली चीज, सर आपको कोई बताएगा तब तो आप चेंज करोगे चीजें कि क्या सही करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत। टू फैसिलिटेट चेंज। अगला बी से क्या दिया हुआ है? सर स्टेबिलिटी इसलिए सर क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉयज को सर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो तो होता ये सब जितने भी एम्प्लॉयज है सर वो सब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ सोचते हैं, तो उसके फायदा क्या होता है सर? स्टेबिलिटी आती है। हर ऑर्गेनाइजेशन में पूरे एम्प्लॉयज एक ही तरफ सोचेंगे तो स्टेबिलिटी होगी सर, और बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, काम अच्छे से होगा, क्वालिटी पे होगा सर। अगला क्या दिया हुआ है? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। सिंपल सी बात है सर, जब आप किसी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हो, आप उसे सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, तो वो उसको मोटिवेट करता है सर। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग 4 एलिमेंट्स है। पहला क्या है? सुपरविजन की पहचान कैसे होगी? इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटर एंड सबसे ज्यादा ये 2 वर्ड याद रखना, इंस्ट्रक्टिंग और गाइडिंग, ये सबसे ज्यादा काम आता है।
अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन की पहचान कैसे है? आधे लोग बोल ही नहीं रहे। सबसे पहले स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय फॉर द बेस्ट। आप स्टिमुलेटिंग या इंस्पायरिंग सबसे ज्यादा याद रखना, या इंस्पायरिंग या इंड्यूसिंग, ये दो में से कोई एक। स्टिमुलेटिंग भी कम ही आता है, इंस्पायरिंग सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर कोई सेकेंड वर्ड मिला तो इंड्यूसिंग होता है। सर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, सबसे पहला क्या दिया है? मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। सर साइकोलॉजिकल, आप किसी को मेंटली मोटिवेट करते हो सर। मोटिवेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। आप मोटिवेट क्यों करते हैं सर? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है उसको अचीव करने में आपके एम्प्लॉयज हेल्प करे। अगला, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। आप पॉजिटिव भी मोटिवेट कर सकते हो कि तू अगर ये करके देगा तो हम तुझे ये देंगे, और आप किसी को नेगेटिव मोटिवेट भी कर सकते हो कि सर तू ये काम कर ही नहीं सकता, नेगेटिव मोटिवेशन। अगला क्या है? कॉम्प्लेक्स क्यों है सर? क्योंकि आपको सामने वाले के ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी को समझना होता है और उसके बेसिस में मोटिवेट करना होता है। हर पर्सन अलग है सर। अगला क्या है? सर मोटिवेशन टाइम टू टाइम चेंज होता है सर। दिवाली का टाइम है, लोगों को पैसे की जरूरत है सर, तो सर यहाँ पर आप पैसे से मोटिवेट कर पाओगे सर। आ रहा है समझ? मार्च अप्रैल में आप किसी को पैसे पे मोटिवेट नहीं कर पाओगे सर, उस टाइम लोगों को पैसे की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है सर। ठीक है, अगला दिया हुआ सर, ये तो जैसा है वैसे का वैसा याद रखोगे सर। आप इसमें कोई भी हाल में ऊपर नीचे नहीं करना, पूरे सीक्वेंस में याद होना चाहिए सर। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? फिजियोलॉजिकल कई लोग बोलते हैं और कई लोग साइकोलॉजिकल बोलते हैं सर। ठीक है, सबसे पहली नीड, ये बेसिक नीड होती है सर। रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन, ये चारों इसी में आते हैं सर। ठीक है, दूसरा क्या है सर? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। यहां पर हम क्या चाहते हैं? जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं सर। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें इसमें आती है सर। अगला क्या है सर? सोशल नीड्स या एफिलिएशन या फिर बिलोंगिंग नीड्स, इसमें क्या आता है सर? प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें इसमें आती है सर। ठीक है, अगला क्या है सर? एस्टीम नीड्स, इसमें क्या आता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एटीट्यूड, ये सब चीजें आती है सर, एस्टीम नीड्स। अगला क्या है सर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये क्या होता है सर? सर जहां पर हम हमारे गोल्स या हमारे एम्स पे फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पांचों नीड सीक्वेंस में याद होना चाहिए, चेंज नहीं करना। और याद करो, मैंने केस स्टडी के टाइम पे भी बताया था सर, इनकी पहचान कैसे होती है सर? जब भी कभी कोई क्वेश्चन में नीड्स की बात हो तो वो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की बात कर रहा है सर। इसको बनाओगे, इसको लिखोगे एग्जाम में, डायग्राम बना के आना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं सर, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आप सिर्फ ये लिख के आ जाओगे तो वो कितना ही दे देगा सर, 4-5 मार्क्स का होगा तो वो एक या कम ही, एक कम मार्क्स ही कर देगा सर। डायग्राम बनाओगे, अच्छे प्रेजेंटेशन माने जाते हैं। इसके बाद है फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल मतलब पैसे के टर्म्स में सर, पे एंड अलाउंसेस, ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, ये समझ आ जाता है। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, याद है ना सर, मैंने इसमें बताया था सर, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में अगर आपको कंपनी शेयर दे रही है अपने, दैट इज कॉल्ड को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, या इसको एक और नाम से बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ध्यान रखना सर, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं सर। बोनस, कमीशन, आप समझते हो सर। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव्स, जितना ज्यादा गुड्स बनाओगे उतना ज्यादा पैसा देंगे सर। रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें आप प्रोविडेंट फंड याद रख सकते हो, पेंशन फंड याद रख सकते हो, ग्रेच्युटी याद रख सकते हो। पर्क्स या फ्रिंग बेनिफिट, यहाँ पर आपको घर, गाड़ी देंगे सर, ये सब चीजें। नॉन फाइनेंशियल में क्या आता है सर? पैसे वाली बात नहीं आएगी सर, यहाँ पैसा नहीं आएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है? स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है, कैरियर एडवांसमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये याद रखना सर, ये सबसे ज्यादा आता है। इसमें आपको पहचानना रहता है जॉब एनरिचमेंट, असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब या एम्प्लॉयमेंट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी, याद है इसकी केस स्टडीज की हम। जॉब सिक्योरिटी, जहां पर सामने वाले ने बोला कि अरे यार तेरे से गलती हो भी जाएगी तो हम तेरे को जॉब से नहीं निकालेंगे, जॉब सिक्योरिटी, ध्यान रखना सर। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट, आपको कोई नए चैलेंजिंग जॉब्स दे रहे हैं सर, या एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन, कोई एम्प्लॉय है जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहा है, एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये सब ध्यान रखना सर। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंसिंग, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, आप जहां पर किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लीडर और फॉलोअर होते हैं सर। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। दूसरा, ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर, किसके? एक मिनट, ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर किसके? फॉलोअर्स के। अबे लीडर अपने बिहेवियर में क्यों चेंज लाएगा गधो? फॉलोअर में ही तो चेंज ला सकता है सर। नेक्स्ट, अचीव कॉमन गोल। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इससे केस स्टडी आती है सर, इनसे केस स्टडी आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, सबसे पहला क्या है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या होता है सर? इसमें एडॉल्फ हिटलर का एग्जांपल याद है सर, जहां पर एक बॉस सेंटर्ड होता है, वो सबको कंट्रोल करता है, जो वो बोलता है सबको मानना ही पड़ता है सर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। प्लीज प्लीज डायग्राम बना के आना, रिक्वेस्ट, बना के आना, एकदम बिल्कुल ऐसे बना के आना सर। कोई एकदम वहां पर आपको एकदम सुंदर डायग्राम नहीं बनाना होता है सर, आप ऐसे बना सकते हो, बट याद रखना सर, एरो किस तरफ जा रहा है बहुत ज्यादा मैटर करता है सर। एरो किस तरफ जा रहा है सर, यहां पर बॉस सबको ऑर्डर देता है, तो एरो सर सबऑर्डिनेट की तरफ जाना चाहिए। इसका रिवर्स मत बना देना, पंगा हो जाएगा सर। समझ आ रहा है सर? डायग्राम नहीं आता मत बनाना, आता है तो ही ढंग से बनाना। कुछ भी बना दोगे, पता चला लिख रहे हो ऑटोक्रेटिक और बना रहे हो डेमोक्रेटिक, तो हो गया। एग्जामिनर बोलेगा चाहता क्या है जीवन में। ठीक है, आ रहा है समझ? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बहुत सेंटर्ड होती है सर, एक पर्सन सबको ऑर्डर्स पास करता है सर। सर इसके फायदे और उसके घाटे भी है सर। फायदा ये है कि सर बॉस को सैटिस्फैक्शन जबरदस्त होता है, और सर वो बोलता है नीचे वाले लोग अनपढ़ दे आती है, लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट। सर इसके डिसएडवांटेज भी है, नीचे वाले लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं सर, उनका मोराल गिर जाता है सर, और उससे नीचे वाले लोग कभी कोई काम सीखते ही नहीं, और उन लोग कल के दिन पार्टिसिपेट भी नहीं करते। उनको पता है सर कि हम कुछ करने भी जाएंगे तो हमारा बॉस अलाउ नहीं करेगा सर। ये कब काम आता है सर? जहां पर नीचे वाले लोग क्या हो, अनएजुकेटेड हो, अनस्किल्ड हो, गंवार हो। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है सर? सर डेमोक्रेटिक का डायग्राम प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, डायग्राम बहुत मैटर करेगा, बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ये इधर भी आएगा और ये इधर भी आएगा सर, ठीक है? बहुत अच्छे से डायग्राम सब प्रॉपर बना के लाना, इसको इधर मत बना देना सालों, मेरे को आप लोग से डर लगता है, प्लीज। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वो होता है सर जहां पर सर बॉस जो होता है अपने एम्प्लॉयज से सजेशंस लेता है, उनसे पार्टिसिपेट करवाता है सर अपने एम्प्लॉयज से, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर आपसे पूछा जाता है, आपसे सजेशंस लिए जाते हैं सर, ठीक है? आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक? डेमोक्रेटिक, इसके भी फायदे और घाटे हैं सर। फायदा ये है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन सर, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, किसका? एम्प्लॉइज का। पर इसके भी डिसएडवांटेज है सर, टाइम कंज्यूमिंग है। अब मान लो सर अगर आपका सबऑर्डिनेट आपसे कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता, तो ये मेथड सही नहीं रहेगा सर। ये कब काम आता है सर? सुटेबल व्हेन लीडर वांट टू शेयर डिसीजन विद सबऑर्डिनेट। अगला क्या है सर? फ्री रेन या लेजर फेयर। सर ये क्या होता है सर? सर यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबऑर्डिनेट को पूरा ही डिसीजन पावर दे देते हैं, उसको उसके काम के ऊपर पूरा ओन छोड़ देते हैं, तू पूरा तू ही देखेगा, ठीक है सर? फ्री रेन, लेजर फेयर, ठीक है? ध्यान रखना, यहां पर लीडर पार्टिसिपेट नहीं करता है सबऑर्डिनेट के साथ, सबऑर्डिनेट अपने डिसीजंस खुद लेता है सर, ठीक है? यहां पर अगर कोई गलती होती भी है तो सबऑर्डिनेट उस चीज के लिए लायबल रहता है सर। यहां पर अगर सबऑर्डिनेट को जरूरत है तो वो लीडर से पूछ सकता है, बट अगर लीडर कुछ पार्टिसिपेट करके कुछ हेल्प करेगा भी तो भी सर उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरा का पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा? सबऑर्डिनेट को। लेजर फेयर, फ्री रेंज, ठीक है? यहां पर सुटेबिलिटी देखो सर, ये प्लीज, ये सुटेबिलिटी इसकी इकलौती पहचान है सर, लेजर फेयर और फ्री रेंज की। इसी से पता चल जाएगा आपको कि डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज में अंतर क्या है, नहीं तो पहचानोगे कैसे सर? पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज ऑलमोस्ट आसपास हो जाता है। बस अंतर इतना है कि सर आप फ्री रेंज में नीचे वालों को इतना टैलेंटेड मानते हो कि आप बोलते हो वो पर्सन इस काम को खुद हैंडल करेगा, खुद डिसीजंस लेगा। डेमोक्रेटिक में ये नहीं होता है सर, डेमोक्रेटिक में डिसीजन पावर आप अपने हाथ में रखते हो, बस आप उनसे पार्टिसिपेट करवाते हो, सजेशंस ले लेते हो। अंतर समझ आया? डायग्राम बना के आना सर। फ्री रेंज में, फ्री रेंज में आप यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना सकते हो जहां पर सर ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं सर, सबऑर्डिनेट भी सुपीरियर से कम्युनिकेट कर सकता है सर, बट यहां पर एक चीज जरूर लिख लेना कि सर सबऑर्डिनेट को अपने ओन पे छोड़ दिया जाता है, कि आप अपने हिसाब से आगे डिसीजंस ले सकते हैं। आ रही बात समझ? प्लीज। अगला दिया हुआ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है सर? अरे बोलो। वेरी गुड, थैंक यू। बातचीत करना नालायक को। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ
transmission or exchange of ideas, views, message, information or instruction between two or more person. सर कम्युनिकेशन के प्रोसेस या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पहला क्या है? नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट. सर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन सबसे पहला क्या है सर? फॉर्मल. सर फॉर्मल ऑफिशियल लेवल पे होता है, इसमें सबसे पहला क्या है? वर्बल. ये डाउनवर्ड और अपवर्ड. प्लीज डायग्राम, डायग्राम. सुपीरियर सबऑर्डिनेट, इधर एरो गया तो डाउनवर्ड, इधर एरो गया तो अपवर्ड. बना के आना सर. हॉरिजॉन्टल क्या है सर? सेम लेवल के मैनेजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं और अमित सर, हॉरिजॉन्टल. डायगोनल क्या है सर? जहां पर मैं अमित सर से नहीं चंदू जी से बात करता हूं, दैट इज डायगोनल, क्योंकि चंदू जी अमित सर के अंडर है सर. दिस इज कॉल्ड डायगोनल. मैं अपने इमीडिएट मतलब सेम पर्सन, सेम लेवल के पर्सन से बातचीत नहीं करता, उस पर्सन के जो नीचे वाले पर्सन है उससे बात करता हूँ. डायगोनल का भी डायग्राम बना के आना सर. ये सब डायग्राम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, इनको छोड़ना नहीं सर. फॉर्मल के फायदे और डिसएडवांटेज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसको अलग से वापस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है. व्हील पैटर्न प्लीज, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट. सर मैंने तो इसके डायग्राम भी यहाँ पर दिए, प्लीज ये डायग्राम्स आप ऐसे बना, वहां जाके ना पुतला सजाने मत लग जाना. बोले सुंदर दिखना चाहिए सर, सुंदर नहीं दिखना चाहिए. ठीक है, सुंदर उंदर कुछ नहीं होता, आप डायग्राम बनाएंगे सर. ठीक है, सिंपल, ऐसे 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 बस. अब यहां पर कलाकारी करके इसकी एक आंख, दो आंख, थोड़ा सा स्माइल करता हुआ, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट. नहीं नहीं, हाथ, हाँ हाथ, ये बोले हाथ भी तो चाहिए. ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे चालू मत हो जाना उंगली, ये सब नहीं करना है सर. प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज. ये सब करने, ये तब करना जब बीएससी के पेपर पूरा खत्म हो जाए, बोले खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो डायग्राम बनाते हैं, तब करना. नहीं तो प्लीज ये सब नहीं करना. आप सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो भी वो आपको मार्क्स देगा सर. ठीक है सर. अगला देखो सर, चेन पैटर्न याद है सर? ये चेन पैटर्न क्या था सर? स्कालर चेन बोलते हैं इसको अपन. सिंपल होता है संकली चेन पैटर्न. उसके बाद है सर्कल पैटर्न, याद है सर? जहां पर कम्युनिकेशन सर्कल में होता है, कोई भी सर्कल ब्रेक करके कोई किसी को बीच में कम्युनिकेट नहीं करता है. ऑल सोर्स पैटर्न याद है सर? कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है. ऑल सोर्स पैटर्न, इन्वर्टेड भी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना. ये क्या था यार? स्टार. सर मेरे ऊपर का बॉस और मेरे अंडर एक पर्सन, इसको मेरे सेंस पे देखा जाएगा तो इन्वर्टेड भी है. मैं अपने बॉस से भी इमीडिएट कम्युनिकेट कर पा रहा हूं और मैं अपने नीचे सबऑर्डिनेट से भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूं. इन्वर्टेड भी, इसको जरूर देख के जाना सर, इसको जरूर देख के जाना. ठीक है, समझ आ रहा है ना सर? ये जो मेरे अंडर का पर्सन है, ये मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये मेरे बॉस से भी कम्युनिकेट कर सकता है. इन्वर्टेड भी. ठीक है, ध्यान रखना सर. अगला है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. ये बहुत सिंपल है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आए, बट आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज, गॉसिप्स, क्लस्टर, सिंगल स्ट्रैंड, प्रोबेबिलिटी, जरूर देख के जाना. मैंने पहले भी बताया था सर, एनसीईआरटी में इसके डायग्राम भी है, इसको एक्सप्लेन भी किया है. आप जरूर देख के जाएंगे सर, जरूर एक बार देख के जाना. अभी तक आया नहीं है सर, ये टॉपिक कब से रिमूव हो चुका है, बट स्टिल अभी तक एनसीईआरटी से नहीं हटा है, तो एक बार देख के जाना सेफ साइड रहेगा सर, नहीं तो फंस जाओगे. देखो सर, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे पहला क्या है सर? सिमेंटिक बैरियर. ये किससे रिलेटेड रहता है सर? क्या होता है सर? सिमेंटिक बैरियर क्या होता है सर? जहां पर हम कोई चीज किसी को कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो कम्युनिकेशन वो उस सेंस में नहीं समझता है सर. लैंग्वेज बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर. हम कुछ बोलना चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है सर. इसके अंदर भी है सर. सबसे पहला क्या है सर? बैडली एक्सप्रेस मैसेज, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग. याद है हम इसको एग्जाम्पल से समझे थे. अगला क्या है सर? अगला क्या है? फॉल्टी ट्रांसलेशन. अगला क्या है? अनक्लैरिफाइड असम्पशंस. अगला टेक्निकल जार्गन. अगला, इसमें सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में याद रखना है तो एक ये रखना, टेक्निकल जार्गन, एक ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज, और एक ये फॉल्टी ट्रांसलेशन. ये तीन सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा ये तीन आते हैं. ऐसा नहीं है बाकी नहीं आ सकते, ये तीन सबसे ज्यादा आते हैं सर. ठीक है, समझ आ रहा है? अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर. याद है?
इसमें कोई भी बात आप अधूरी सुनते हो और कम्युनिकेट करना चालू कर लेते हो सर। इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। दूसरा क्या था, लैक ऑफ अटेंशन, इसको जरूर देख के रहना। नेक्स्ट, लॉस बाय पुअर ट्रांसमिशन या रिटेंशन। और अगला क्या था, डिस्ट्रस्ट। इसमें सबसे ज्यादा लैक ऑफ अटेंशन आता है, सबसे ज्यादा लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, उसके बाद अगला क्या था सर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसमें सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज की रूल्स रेगुलेशंस क्या है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसमें अगला क्या है, स्टेटस डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी। इसमें 2 पॉइंट सबसे ज्यादा याद रखना सर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये 2 सबसे ज्यादा आए हैं। अगला है पर्सनल बैरियर। इसमें क्या है सर, सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबऑर्डिनेट। अगला लैक ऑफ इंसेंटिव। अगला नेक्स्ट, इसमें फियर ऑफ अथॉरिटी और लैक ये अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ये सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये लिखने को नहीं आएंगे, व्हाट आर द सिमेंटिक बैरियर्स, ये नहीं आएंगे, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर, ये नहीं आएगा, ये केस स्टडी में आएगा। आपको अब देखो, इस बार तो मेरे को नहीं पता मेजर कॉलम वगैरह आएगा कि नहीं, सैंपल पेपर देखेंगे, आएगा तो समझ आएगा। नहीं तो इन लोग क्या करते हैं पता है, ऐसा भी दे देते हैं सर कि आपको सिमेंटिक बैरियर दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे सर कौन सा किसका है पहचानो, मैच करना रहता है सर, वो भी आया हुआ है। अब लेट्स सी इस बार के सैंपल पेपर में समझ आएगा आपका पेपर पैटर्न कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है। बट मैंने देखा है ये क्वेश्चन, ये सैंपल पेपर में देखा है मैंने। ठीक है, तो इस टाइप से भी आ सकते हैं सर, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंडर कौन सा है सर। अगला है इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। सर इसमें हमने बोला था जितने भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को आप जस्ट अपोजिट कर दोगे तो ये पूरे क्लैरिफिकेशंस बन जाते हैं सर, कि हम कैसे अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सब बोलेंगे, पहला, दूसरा, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सर पूरे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे केस स्टडी में नहीं आएगा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सर, आज तक जब भी आया डायरेक्ट क्वेश्चन आया। और डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का लिखने को, 6 में पहले आता था, अब ये 6 में आता ही नहीं है, अब ये 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का लिखने को आता है। तो आप 4 से 5 पॉइंट भी करे रहोगे तो सेफ साइड पे, सेफ साइड पे आप डिसाइड कर लेना आपको जो भी 4-5 पॉइंट पसंद है। ठीक है।